अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज लाहौर हाई कोर्ट में दो अहम केस थे। लाहौर की दो अदालतों में दो अहम केस थे। एक अदालत में यह था कि जी नए जो नौ मुंतखब चीफ मिनिस्टर हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनके हल्फ के हवाले से था, जिसमें फैसला यह आया कि आज ही फौरी तौर पर हल्फ उठाया जाए। लेकिन अब इतलात यह हैं कि कल जो है वो हल्फ बर्दारी होगी नए चीफ मिनिस्टर पंजाब की। दूसरा केस था मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस, जो कि हमजा शहबाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब जो कि एक वजीर आज़म हैं और उनके साहबजादे हमजा शहबाज जो कि नौ मुंतखब वजीर आला हैं और अभी हल्फ उठाएंगे कल। इन दोनों के हवाले से था और अब वो उसकी तारीख जो है 14 मई रख दी गई है और उसमें फ़र्द जुर्म आयद करनी थी। अब शायद खैर फ़र्द जुर्म के हवाले से तो अब इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा, लेकिन ये है दो बड़े केसेस थे जिनकी आज समाअत थी और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या हुआ। दूसरी जानिब इमरान खान साहब आज फिर इलेक्शन कमीशन यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने काफ़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि वो नून लीग का एजेंट है और जो जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें उनका ख्याल है कि वो जानिबदारी से काम ले रहे हैं, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि किसी किस्म का प्रेशर कहीं से नहीं ले रहे और तमाम पार्टीज़ के जो फंडिंग के केसेस हैं वो बिल्कुल बराबरी के तहत जो है वो उस पर काम किया जा रहा है, देखे जा रहे हैं और किसी को ना फेवर दिया जा रहा है ना किसी के साथ ज्यादती की जा रही है। और ये एक मामला है, डे टू डे हियरिंग हो रही है और इस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये एक ऐसी तलवार है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लटक रही है। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने तो जो बातें की सो की। शेख रशीद साहब ने बड़ी गुफ्तगू की, एक निजी चैनल पर मैं सुन रहा था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की और उन्होंने कहा कि उस प्रोग्राम के मैं बड़ी खबर दे रहा हूं और वो ये है कि अगर हम नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। और उन्होंने कहा है कि 31 मई से पहले इलेक्शन की तारीख आ जाएगी और उन्होंने ये भी कह दिया, वार्निंग भी दे दी कि इमरान खान की कॉल से पहले मामला हल करने में फ़ायदा होगा। और फिर उन्होंने कहा कि और फिर उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान साहब की जो इस्लामाबाद आने की कॉल है उससे पहले मामला हल भी हो जाएगा। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि इलेक्शन हो जाएंगे और उन्होंने कहा कि बड़ी ईद यानी कि बकरा ईद के करीब यानी आगे या पीछे इलेक्शन हो जाएंगे। तो उसमें तो खैर ज़्यादा टाइम नहीं रहा, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है उसका कहना है कि जी हम जिस वक्त कहते थे कि इलेक्शन कराएं तो उस वक्त इमरान खान साहब कहते थे कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे और अब हम ये कहते हैं कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे, किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हमने कोई शब खून नहीं मारा, बाकायदा आईनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाकर हुकूमत में आए हैं और इसमें किसी को किसी भी तरह का खदशा नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखना यह है कि इलेक्शन और सिर्फ फौरी इलेक्शन पीटीआई की डिमांड है और दूसरी जानिब जो हुकूमत है उनका ख्याल है कि बहुत सारे काम करने हैं जिनमें सबसे अहम इलेक्शन रिफॉर्म्स है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं, उनको किए बगैर इलेक्शन में नहीं जा सकता। इससे पहले अगर आपको याद हो, जिस दिन एक अहम अदालत से फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, जो इमरान खान साहब की रूलिंग असेंबलीज डिसॉल्व करना और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ये एक साजिश की बुनियाद पर लाई गई है और उसको वो उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उस दिन जो फैसला आया था उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी अदालत में बुलाया गया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जी कम से कम 7 महीने हमें चाहिए इलेक्शन करवाने में। तो उस तारीख से अगर आप देखें 7 महीने, तो वो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बकरा ईद के आगे पीछे शायद नहीं, ज़रा थोड़ा सा ताख़ीर से होंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत तंगी साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल, यंग PMLN लीडर,
बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का भी, और शौकत बसरा साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करेंगे, अभी उनका भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। मैं सेनेटर बहरामंद तंगी साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी आज भी मैं दोस्तों से कहा है कि इमरान खान की कॉल से पहले जो है वो मामला हल कर लें, यानी कि इलेक्शन की दे दें या केयर टेकर सेटअप लगा दें, तो मामला किससे तय किया जा रहा है ये? और वो कहते हैं कि इमरान खान की कॉल से पहले मामला हल भी हो जाएगा, तो ये मामला किससे हल करने की बात कर रहे हैं शेख रशीद साहब? देखिए, मुल्क और इदारे ना ज़मीर खैदर साहब की मर्ज़ी से, न बहरामंद तंगी की मर्ज़ी से, और ना कटपत्ती इमरान की मर्ज़ी से इदारे चलते हैं, न मुल्क चलता है। मुल्क और इदारे चलते हैं आईन और कानून से, और आईन और कानून इस वक्त मुल्क में मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि इमरान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौका दिया था। नो डाउट कि ही वॉज द सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, बट वो प्राइम मिनिस्टर थे और तमाम अपोजिशन जमातों के लीडरशिप ने आप और पूरे पाकिस्तान के सामने नेशनल असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि आप आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं। आप पार्लियामान को तौकीर दे, आप इदारों को मजबूत करें, आप कानून साजी करें ताकि हम आपको सपोर्ट करें। लेकिन उससे भी उसने फ़ायदा नहीं लिया और वो फेल हो गया, और 3 साल के बाद वो खुद खड़े होकर कहा कि मैंने कुछ न डिलीवर किया और न मुझे मईशत का पता है। अभी एज ए अपोजिशन लीडर अगर वो आते पार्लियामान में और एक रोल प्ले करते हैं और आवाम को कहते हैं, बिल्कुल इकरार करें कि मैंने कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन अपोजिशन लीडर के तौर पे मैं पार्लियामान में बैठूंगा और मैं पार्लियामान की इज्जत, वक़ार और पार्लियामानी रिवायात को आगे बढ़ाने के लिए मैं हुकूमत को सपोर्ट करूंगा। मैं समझता हूं कि ये उनके लिए सियासत में एक आखिरी स्टेप है कि उससे आगे कल वो कामयाब हो सकते हैं। जैसे हमने जब उसने सिविल नाफरमानी का ऐलान किया तो हमने उनको कहा कि मत करिए ऐसा, अगर ये मुल्क है और आप सियासत करते हैं कि कल आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। इसी तरह आज भी हम इनको कह रहे हैं कि आप ऐसे काम न करें, आप फौज को गाली न दे, आप सुप्रीम कोर्ट को गाली न दे, आप इलेक्शन कमीशन को गाली न दे, आप पाकिस्तानी कौम को तकसीम न करें, आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए आपको वजीर आजम हाउस से निकाले हैं, और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस ये अपोजिशन का हक था जो उसने अपने हक इस्तेमाल किया। लेकिन आज अगर वो कह रहे कि मेरे कॉल से पहले ये करें तो ये नहीं है। 5-6 हज़ार लोगों के इकट्ठा करना 22 करोड़ अवाम में कुछ नहीं है। अवाम समझ चुके हैं कि पहली बयानिया था एहतिसाब का, इस दफा बयानिया है पाकिस्तान गुलाम का। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, इमरान और उसकी टीम को, कि पाकिस्तान हमारे आबा और अजदाद ने आजाद किया है, ये आजाद मुल्क है। अगर मेरे मुल्क को गुलाम कहना, अगर फौज को गाली देना, अगर सुप्रीम कोर्ट को गाली देना, ये बेशर्म और बेगैरत लोग होते हैं। मेरे मुल्क को अगर लोग गुलाम कहते हैं तो मेरा मुल्क गुलाम नहीं है, ये आजाद मुल्क है। आप एज ए एंकर बैठे हैं, आप अपना काम करते हैं, मैं एज ए पार्लियामेंटेरियन बैठा हूं, मैं अपना काम करता हूं। और ये इसलिए कि ये आजाद मुल्क और इस मुल्क में जमहूरियत है। तो इस जमहूरियत के लिए गड़े खुदा बख्श में 4 कब्रें हैं। इमरान और उसकी टीम को जमहूरियत का क्या पता और कुर्बानियों का क्या पता। मैं समझता हूं कि इमरान को सोचना चाहिए कि इस मुल्क में अगर वो सियासत करे तो कौम को तकसीम न करे। साहब, मेरा सवाल जो था वो ये था कि ये शेख रशीद साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? कि दोस्तों को भी कहा है कि इमरान खान की कॉल से पहले मामला तय कर लें, इलेक्शन की कॉल दे दें। ये क्या, मैं सवाल ये था कि शेख रशीद साहब बड़े वसूख से कह रहे हैं कि बड़ी ईद के करीब करीब आगे या पीछे इंतखाबात होंगे। देखिए शेख रशीद की सियासत पे बात करना, ये खुदा के कसम में तौहीन समझ तो अपना इसलिए कि कल भी खड़े होकर कहा से पूछ लेता हूं। ये सुने जमीर साहब, 1 मिनट मुझे दे दें। जी। इस शेख रशीद ने कल कहा था कि ये लोग हरम शरीफ जा रहे, वहां पर इनको चोर लोग कहेंगे। तो जब अल्लाह के घर को भी शेख रशीद माफ नहीं करता है तो शेख रशीद की बातों में इसने कहा था ना कि ये आदमी दिमाग नाकाम होगा। तो आज इनको शर्म आनी चाहिए। एक दफा फिर मैं इनको कह रहा हूं कि ये
इमरान और ये लोग नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, और मौजूदा हुकूमत अवाम को डिलीवर करेंगे, इदारों को मजबूत करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एक मजबूत और बावकार मुल्क बनेगा। राना एहसान अफजल साहब, आपको क्या लगता है कि इतने वसूख से अगर शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं कि जी बड़ी ईद के करीब करीब इलेक्शन हो जाएगा, फिर वो पता नहीं किसको कह रहे हैं कि जी इमरान खान की कॉल से पहले मामला हल कर लें, इसी में आपका फ़ायदा है, वो किसको कह रहे हैं? आपकी हुकूमत को कह रहे हैं या किसको कह रहे हैं ये? और उन्होंने कहा कि फिर आज भी दोस्तों से कहा है कि इमरान खान की कॉल से पहले मामला हल कर लें। ये कौन से दोस्त हैं शेख रशीद साहब के जिनसे वो मुखातिब हैं, और क्या आप लोग भी सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि शायद वाकई इसी साल इलेक्शन हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शेख रशीद साहब और उनकी पूरी जो जमात पीटीआई है और उनके लीडर, वो ब्लफ मास्टर हैं, वो प्रोपेगेंडा मास्टर हैं, और वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। और पूरी इनकी जो मूवमेंट है उसके दो मकासद हैं। नंबर एक, और मकसद तो एक ही है कि इलेक्शन जो है वो जल्द अज जल्द हो जाए। लेकिन वो क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाए? उसकी वजह यह है कि अब एक डेस्परेशन की फिजा है पीटीआई के अंदर। एक उन्होंने बयानिया दिया है इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का, वो दिन ब दिन एक्सपोज होता जा रहा है। और अब हम तो समझते हैं कि टोटली एक्सपोज हो चुका है, लेकिन जो उनका जो फैन क्लब है उसके अंदर अभी भी शायद कुछ लोग मानते हैं कि इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है। लेकिन हमारा ये बिलीफ है कि वक्त के आने के गुजरने के साथ साथ ये भी टोटली तौर पे लोगों को हकायक जो है वो पता चल जाएंगे, और ये एक झूठा बयानिया एक्सपोज होकर खत्म हो जाएगा। एक उनको इस चीज की फिक्र है कि ये बयानिया ताजा ताजा रहे, इलेक्शन हो जाए। दूसरी जो बड़ी फिक्र है उनको, वो ये है कि हेलो, आवाज जी जी आवाज जी आ जी, रही है आ जी रही मेरी? है। जी। दूसरी उनको बड़ी फिक्र है, वो ये है कि अब उनके करप्शन स्कैंडल एक्सपोज हो रहे हैं, और रोज उनका एक नया करप्शन स्कैंडल आ रहा है। तो वो उनको इस चीज की फिक्र है कि जो उन्होंने चोरी, डकैती, लूटमार की, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ने कहा कि मुल्क में जो 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया, तो वो एक्सपोज होने से पहले पहले किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए। लेकिन जो इसकी बुनियादी वजह है ये इलेक्शन के प्रेशर की, वो ये है कि जब ये दो चीजें एक्सपोज हो जाएंगी, इनकी करप्शन भी और ये फॉरेन कंस्पिरेसी का जो एजेंडा है, तो पीछे क्या बचता है? पीछे बदहाल मईशत बचती है जो इन्होंने इस मुल्क को छोड़ के गए। पीछे ये लोड शेडिंग का ये जो तोहफा ये छोड़ के गए कि 27 यूनिट जो है वो बंद पड़े हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई। 5,000 यूनिट जो मेगावाट जो है वो, और फिर उसके अलावा महंगाई का तोहफा, रेलवे की बदहाली, पीआईए की बदहाली, स्टील मिल की बदहाली, आपकी हर अदारे के अंदर जो है वो नेगेटिव ग्रोथ, आपके खसारे बढ़े, आपने सबसे ज्यादा। तो ये पूरा जो प्रेशर है ये इसलिए है कि ये अपनी जो नालायकियां उनको छुपाएं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने राना वाला। एहसान अफजल साहब, जमीर साहब, इनकी करप्शन भी अवाम के सामने आएगी। राना एहसान अफजल साहब, एक चीज अगर क्लियर कर दें, आपने कहा करप्शन, एक तो तोशा खाना वाला केस है, बाकी कौन से करप्शन है जो इमरान खान साहब के हवाले से सामने आ रहे हैं? डेली बेसिस के ऊपर जो उनका घर का हिस्सा थी, कि उनकी इनर सर्कल का वो मेंबर थी, और शायद उनकी मंशा के मुताबिक चलती थी, उनकी डायरेक्शन के साथ चलती थी। अभी मिसाल के तौर पे आज मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने जो ये चोरी का पैसा था वो जो रिंग रोड है पिंडी वाली, उसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। यानी चोरी के पैसे को भी डबल करने के जो है वो प्लान बने हुए थे। इसके अलावा जो चीनी स्कैंडल है, जो आपका अद्वियात का स्कैंडल है, फिर आपका जो एलएनजी स्कैंडल है आपकी, ये सारी अभी इनकी तहकीक होनी है। लेकिन मैं आपको ये शौकत चीज बसरा भी साहब बता ने दूं ज्वाइन जमीर कर साहब कि लिया है। हमने मैं चाहता हूं कि जरा शौकत बसरा साहब से जान लें। शौकत बसरा साहब, शेख रशीद साहब आज एक निजी टीवी पे गुफ्तगू कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बड़ी ईद के करीब करीब इलेक्शन होंगे, बड़ी अहम खबर। वो कह रहे थे कि मेरे पास खबर है, उन्होंने बता दिया। फिर वो कह रहे हैं कि आज भी दोस्तों से कहा है कि इमरान खान की कॉल से पहले मामला हल कर लें। तो ये कौन से दोस्त हैं, और अगर मामला हल नहीं होगा तो नुकसान होगा, अगर इमरान खान की कॉल से पहले मामला हल हो जाएगा तो फ़ायदा होगा? तो ये किस बुनियाद पर कह रहे हैं? और इमरान खान साहब ने एक आज भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से गुफ्तगू की है, तो ये रोज़ाना अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस है, इस वजह से?
ज़मीर हैदर साहब, आपके दो सवाल आते हैं। पहले सवाल का जवाब तो ये है कि जलसा जुलूस करना, लॉन्ग मार्च करना, एहतजाज करना, ये आईनी और जमहूरी हक है, और हमने इनको अल-ऐलान कहा है कि वो असम्बली जिसको आप जाली असम्बली कहते थे, जो कहते थे कि सिलेक्टेड MP वज़ीर आज़म है, और ये कहते थे हम लानत भेजते हैं इस असम्बली में बैठने के, और 3.5 साल ये इस्तीफे मुंह पे मारते रहे। 4 दफ़ा इन्होंने कोशिश की लॉन्ग मार्च करने की, इस्तीफे देने की। तो आज मेरी बात ये समझ से बाहर है कि आज ये असम्बली हलाल असम्बली कैसे हो गई, आज ये इलेक्शन जो है फेयर एंड फ्री कैसे हो गए। तो आज तो हमने तो इनका मुतालबा माना है कि आपने अगर एक साजिश के जरिए, एक अमेरिकन साजिश के तहत आपने यहाँ पर तख्ता उल्टा है हमारा, खरीदो फरोख्त करके, लूट मार करके, तो आइए दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं, अवाम फैसला कर देंगे, फ्रेश इलेक्शन करते हैं। तो उसमें तो इनको तो फौरी तौर पे इनका मुतालबा है जो हमने इनके सामने रखा है। आज ये सिर्फ और सिर्फ जो इक़्तिदार में रहना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि आज देखिए हालत क्या है। मेरा तल्लक हरुणाबाद फोडाबाद से, यकीन माने लोग जलील हो रहे हैं, उनको डीजल नहीं मिल रहा है, बिजली गायब है, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं पहले से, और महीना पहले महंगाई मार्च हो रहा था। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इनके पास कोई मैंडेट नहीं है। ये मैंडेट जो है ये इन लोगों ने एक साजिश के ताबे हासिल की है, और सबसे बढ़कर ये है कि जिस रूलिंग के ताबे ये लोग आज वजीर आजम और वजीरों को हलफ उठा रहे हैं, हम तो वही कहते हैं गैर आईनी है। जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाया है वो पार्लियामेंट के इख्तियार में स्पीकर की रूल में मुदाखलत नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद हमने उनके गैर आईनी और गैर कानूनी फैसले को तस्लीम किया है। हमने इनकी तरह यह नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया है, हमने ये नहीं कहा कि जजों के बच्चों को मार देंगे, हमने ये नहीं कहा कि इनको निशाने इबरत बना देंगे। तो क्या इलेक्शन मांगना हमारा हक नहीं है? और सबसे बड़ी बात, हम तो गैर मकबूल लोग हैं, लोग तो हमसे तंग हैं। हमने तो बहुत महंगाई कर दी थी, कोई गवर्नेंस नहीं थी, पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब का 0 ग्राफ था। तो मेरे भाई आज ये सारी की सारी जमातें इकट्ठी हैं, तो आज ये घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। अगर ये शराफत से मान जाएंगे तो सही, लेकिन यकीन मानिएगा अगर ये इलेक्शन हमें नहीं देंगे जो इनका मुतालबा था, अब पूरी कौम का मुतालबा है, हम इनसे छीन लेंगे, वो इलेक्शन छीन लेंगे, और हम जाके इस्लामाबाद में उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होता। उसके नतीजे में ये जीत जाते हैं, सत बिस्मिल्लाह, आए आके वजीर आजम का हलफ लें, लेकिन एक साजिशी टोला साजिश के ताबे हमें आउट करके कहे कि हमने यहां पर हुकूमतें करनी है, तो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम में तो बहुत गमो गुस्सा है। बिल्कुल सही। बहुत आप देख लीजिए ज़मीर हैदर साहब, आप एक फिक्रा ज़मीर हैदर साहब, मैंने 3 शौकत बसा साहब, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जी, जब से खान साहब को साजिश के ताबे निकाला गया है, आप अवाम के अंदर उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ देखें, इसीलिए तो इनकी कांपे टांग रही हैं। चलें, इसलिए तो कांपे जो है इनकी टांग। बिल्कुल बसा साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोगों का भी एक आईनी राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप इलेक्शंस की डिमांड करें, और जो इस वक्त हुकूमत है उसका भी एक राइट है, क्योंकि वो कोई गैर जमहूरी तरीके से इस वक्त हुकूमत में नहीं बैठे, और उनका अपना राइट है, वो जब समझेंगे कि इलेक्शन करवाए जाएं वो करवा देंगे। और ख़ासतौर पे अभी तक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालत में भी कहा हुआ है कि जी 7 महीने उनको चाहिए इलेक्शंस कराने के लिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अब 2 ओहदे हैं फॉरेन अफेयर्स के। एक तो आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के बनने का हल्फ उठा लिया, और उससे पहले हिना रब्बानी खर साहिबा वज़ीर मुमलिकत बराए वज़ारत ख़ारजा पहले ही जाकर अपने ऑफिस संभाल चुकी हुई हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी दौरा किया वज़ारत ख़ारजा का, और वहाँ पर जाकर मामला देखे, और उसके बाद वो फिर चाइनीज़ एम्बेसी भी गए। बैरमन तंगी साहब, इमरान खान साहब की एक छोटी सी बात गुफ्तगू वो ज़रा सुन लें, तो इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा मैं आपका एनालिसिस चाहूँगा कि ये अब जब तक फॉरेन फंडिंग का केस सेटल नहीं होता तब तक यही हम सुनते रहेंगे। क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब, ये ज़रा सुन लें।
जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जो राजा सुल्तान है, ये नून लीग का एक एजेंट है। हम इसको कभी तस्लीम नहीं करते। इसके सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। जब से हमारी हुकूमत आई हम इसे कहते रहे कि जो फॉरेन फंडिंग केस जो इन्होंने बनाया हुआ है, हमने इसको तब भी कहा कि बड़ी 3 जमातें हैं, हम सबके केस इकट्ठे सुने जाए। क्यों सिर्फ तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा किया हुआ है और वो 2 पार्टी से केस। जी बहरामंद तंगी साहब, वैसे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इस बात का जवाब दे चुके हुए हैं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा, लेकिन ये अब मतवातर हम पिछले कोई 2-3 दिन से सुन रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन की डिमांड है, वो बिल्कुल लेजिटिमेट डिमांड है, आईनी राइट बनता है पीटीआई का कि इलेक्शन फौरी तौर पर होने चाहिए। दूसरी जानिब ये मामला है, तो क्या वाकई बायस्ड हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब? देखिए ज़मीर साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो नालायक, जो नासमझ, जो नाअहल, जो सेलेक्टेड और कठपतली लक़ब वाला वज़ीर आज़म था, उसने इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब किया कि आप एजेंट है। तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोर और डाकू और लुटेरे को फूलों के हार पहनाए? क्या इमरान ने जो इंडिया और इजराइल से जो फंडिंग ली है, क्या उनको फूलों के हार पहनाए? क्या उनको धमकी दे दे? जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उसने उंगली उठा के लोगों को धमकी दे रहे थे। लेकिन जमीर साहब, ये अभी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये चोर डाकू लुटेरा है, आइन शिकन है। इसने, इसके फाउंडर मेंबर ने, बाबर साहब ने कहा है कि इमरान ने चोरी की है, उसने इंडिया और इजराइल से फंडिंग ली है। तो मैंने नहीं कहा, जमीर हैदर ने भी नहीं कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ ने भी नहीं कहा। और 7 साल से ये चोर लुटेरे चुप के फिर रहे हैं और अभी मुतालिबा करते हैं कि तीनों को मिलाएं। आपने अपने आप को ट्रांसपेरेंट कहा, आप बहुत साफ और शफाफ थे, बकौल आपके तो बाकी चोर लुटेरे थे। 7 साल से आप क्यों छुपते हैं? आए और मुकाबला करें और बाबर के सवाल का, बाबर के करप्शन का जवाब दे दें। सही। आप कभी मीटिंग मिनट्स को पब्लिक न करने पे स्टे लेते हैं। सही, बिल्कुल कभी सही। आप केस पे स्टे लेते हैं। अगर चोर आप नहीं है, अगर आप लुटेरे नहीं है, अगर आपने इंडिया और इजराइल से फंडिंग नहीं ली है, तो फिर क्यों चुपते हो? बिल्कुल खुली किताब की तरह आपको आना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया। राना एहसान अफजल साहब, आज साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से इतलात आई कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई कुछ मशावरत के हवाले से, आईनी और लीगल मैटर्स के ऊपर। तो आपको क्या लगता है क्या हो सकते हैं जो कि फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसको चैलेंज करने के लिए, उसमें आगे चलने के लिए, या फिर जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन में मामलात हैं उसके लिए, या कोई नई पिटीशंस लाने के लिए, या फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि इनके खिलाफ बहुत सारे केसेस खुलने जा रहे हैं, उनके हवाले से मुशावरत के लिए बुलाया? देखें, सबसे पहले तो ये जो मुशावरत है, ये आज की मुशावरत नहीं है। ये मुशावरत पिछले जो 2.5-3 साल हैं तब से चल रही है, और खसूसी तौर पे 2017 से 2018 की जो मुशावरत थी, आज वो वाजे हो गई कि वो कितनी पक्की मुशावरत है। यानी कि जो चीफ जस्टिस हैं साबका और जो डैम फंड के यार हैं, वो आज साबित कर दिया उन्होंने कि कितनी इनकी आपस में मेल जोड़ है, और जो फैसले हुए उस वक्त के, उनकी क्या वुकत और क्या वैल्यू है। एक मैं आपसे इतराज करूंगा जमीर साहब, आपने ये जो अभी क्लिप सुनाया इमरान खान का, तो इसके साथ जिसमें ये ईसीपी के हेड की इज्जत को रोलने की कोशिश कर रहे थे, आपको वो क्लिप भी साथ सुनाना चाहिए था जब वो तारीफों के पुल इनके ऊपर बांध रहे थे, और आपको वो लेटर भी साथ दिखाना चाहिए था जो शेख रशीद साहब ने ये ईसीपी के हेड के लिए लिखा कि ये कितना ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर है। और मसला देखें, मसला ये है कि अब जब इनकी गर्दन जो है वो हाथों में आने लगी है, इनकी चोरियां पकड़ी जाने लगी हैं, तो अब ये वावेला मचा रहे हैं और ये कह रहे हैं उसको भी तो देखो, पीपल्स पार्टी को देखो, पीएमएलएन को देखो। तो देखें, आप अपनी जो गलतियां हैं उनको इन चीजों से नहीं छुपा सके। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि मैं शौकत बस्सा साहब से भी कमेंट ले लूं। शौकत बस्सा साहब, क्यों ये रिटोरिक मतलब बार बार क्यों कह रहे हैं? आपका अपने लगाए हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके बाद कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट से नाम आया था,
चलें, जो भी हुआ उसके बाद इलेक्शन भी मतलब आप जाना चाहते हैं और उसके बावजूद आप लोग इस किस्म का भी शोर मचा रहे हैं, तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा? पहली बात तो ये ज़मीर हैदर साहब, ये जो अमेरिका वाइसराय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत का क़याम किया है यहाँ पर पाकिस्तान में, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको याद है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। ये भानुमती का कुनबा सारा वहीं से इकट्ठा हुआ है जहाँ साजिश हुई, साजिश के बाद ही मुदाखलत होती है। अब तो साबित हो गई हर बात, हम और उसको आपको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी इंडोर्स कर दिया। हमारा कहने का मकसद बड़ा सीधा है कि आपने बार बार ये 3.5 साल मुतालबा किया था, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। ये मैं दोबारा रिपीट करूं, ये फ्रॉड असेंबली है, ये जाली इलेक्शन है, ये सिलेक्टेड है। और जिस सिलेक्टर के मुतालिक बातें करते थे, आज उसी सिलेक्टर के सामने बैठ के ये बातें भी करते हैं और उनके बूट पॉलिश भी करते हैं। जब वोट को इज्जत देने का मामला था, इन्हीं इदारों के नाम ले लेके सरबराहान के हमने तो सिर्फ मुतालबा किया है ना कि जी देखें, मैं वकील भी हूं ज़मीर हैदर साहब, जब एक चेयर पे इतराज आ जाए कि आप अलग हो जाएं, आपकी जगह जो मर्जी सुने, तो मेरा ख्याल में इसमें जिद कौन सी है कि भाई आपको हमें आप पे इत्मीनान नहीं है, आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें आपने हमें सिंगल आउट किया है। और हां, ये बात दुरुस्त है, जब हमारा और अपोजिशन का इत्तेफाक नहीं हुआ था तो ये नाम एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आया था। तो हम मुझे बताइए कि बाकी जमातें जो हैं, जिनकी हम बार बार कह रहे हैं कि इकट्ठा केस चला दें और ओपन हियरिंग करें, सही बसा साहब, कैमरा करें, पूरी बिल्कुल सही है, बसा साहब बिल्कुल बजा फरमाया। लेकिन फर्ज करें कि इनको आप हटा दें और फिर एक और नया मामला आ जाता है कि जी अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके लिए फिर ऑपोजिशन से मुशावरत होगी और उसमें वही लोग होंगे आपके, कोई कह रहा है नूर आलम साहब होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कोई कह रहा है राजा रियाज साहब होंगे, उनके साथ मुशावरत करके मियां शहबाज शरीफ साहब नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगा देंगे और वो फिर आ जाता है। तो उस पर फिर क्या एतराज होगा, इस पर भी जरा जवाब दीजिएगा। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शौकत बसरा साहब, आप ही से शुरू करूंगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ने बात की कि इमरान खान को इलेक्शन से नहीं शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर रहा है। ये जरा सुन लें, इस पर भी कमेंट कर दें क्योंकि इस सेगमेंट में मेरे पास टाइम कम है। जरा सुनवा दें जी प्लीज। इमरान खान को इलेक्शन नहीं, इमरान खान को शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से डर लगता है, खिदमत के जज्बे से डर लगता है। ये पाकिस्तान की आवाम को भी बताना चाहती हूँ और इमरान खान साहब को भी बताना चाहती हूँ, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होगा। जी बसरा साहब, क्विक कमेंट सर। ज़मीर हैदर साहब, ये वही मुस्लिम लीग नून है जिन्होंने 3 बारियां ली हैं, तो हमें किस बात का डर आना है? 3 बारियों में अगर पाकिस्तान के हालात बेहतर होते तो आज पाकिस्तान के ये हालात होते। पहली बात, हाँ, हमें एक बात से जरूर डर लगता है कि जो कुछ बच गया पाकिस्तान में, पहले वो मकसूद चपरासी, टीटियों वाले, वो गोले वाले, पापड़ वाले के बाद जाते जाते जो हम छोड़कर गए हैं उन पे हाथ सफाया ना हो जाए। फिर आखिरी बात मैं करूंगा ज़मीर हैदर साहब, बड़ी बात क्लैरिटी के साथ यकीन माने, मेरे हल्के से अरुणाबाद फोटाबाद से हमें फोन आ रहे हैं कि इन्होंने कहा था महीना पहले महंगाई मार्च किया था कि जी मर गए, इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, हम आते ही चीजों की कीमतें नीचे ले आएंगे। डीजल नहीं मिल रहा, बिजली महंगी कर दी, नहीं मिल रही। आपने ये आटा चीनी घी की बात की थी, मुझे बताइए कि आज वो कौम जिसको ये धोखा दे रहे थे कि इमरान खान ने तो आप पे टैक्स लगा दिए, इमरान खान ने बड़ा जुल्म किया, आज ये महंगाई क्यों है? आज डीजल कौन खा गया? इमरान खान जाते हुए डीजल और बिजली साथ ले गए। बिल्कुल जी। बैरमन तंगी साहब, ये डीजल किधर गायब है जी? देखिए मेरी बात सुने, 2 हफ्ते की हुकूमत, ये जो नालायक वज़ीर आज़म था, इसने तमाम इदारों का बेड़ा गर्क किया है। मैं आपको इस फ्लोर से बताना चाहता हूं कि मौजूदा हुकूमत ये आवाम को रिलीफ भी देंगे, ये महंगाई कम करेंगे, ये पेट्रोल की कीमत भी कम करेंगे, डॉलर की कीमत भी कम करेंगे, ये रिकॉर्ड पे है। लेकिन मैं बसरा को चैलेंज करता हूं कि इसने अभी अपने फर्स्ट एंट्री में कहा कि ये गैर आईनी तौर पर मेरे वज़ीर आज़म को हटाया। मैं आपके चैनल पे इसको चैलेंज करता हूं, आप वकील हैं और मैं वकील नहीं हूं, लेकिन मेरे साथ मुनाजरा करे कि ये अगर गैर आईनी है तो मैं सियासत से रिजाइन दे दूंगा। आपके वज़ीर आज़म को डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए
आईनी तरीके से वज़ीर आज़म हाउस से निकाला और मेरी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें और ज़मीर हैदर साहब आप टाइम और जगह आप मुतय्यन कर लें, ये मेरे साथ मुनाज़रा करें कि अगर इसको गैर आईनी तरीके से निकाला है, साहब को भी बुला लेंगे जी क्विकली सर। अगर आप नो साजिश के जरिए निकाला, मैं इसको साबित करूंगा। चलें, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, तो फिर आप सियासी वर्कर नहीं है, आप सियासत ना करें। सही। राना एहसान अफजल साहब, कितना टाइम और चाहिए आपको मामला बेहतर करने के लिए? लोड शेडिंग शुरू हो गई, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, डीजल गायब हो गया है, मिल नहीं रहा, और कह रहे हैं कि बहुत ही कम ज़खायर रह गए हैं। फिर बिजली तो मतलब जो डीजल से बनती है, फर्नेस ऑयल से बनती है, LNG से बनती है, तो किस तरह मामला संभालेंगे? क्योंकि जो मेजर जो प्रीमाइस था वो तो यही था कि महंगाई है। देखें ज़मीर साहब, ये जितनी आपने चीजें गिनवाई हैं, ये वो गुनाह है PTI के जो इन्होंने इस कौम के साथ किए। अब आप देखें कि 5000 मेगावाट जो प्लांट्स थे उनकी मुरम्मतें नहीं हुई और वो इस वजह से बंद थी। 27 प्लांट्स जो हैं, कहीं ईंधन नहीं खरीदा, LNG टाइम पे प्रोक्योर नहीं की, पेट्रोल नहीं, उसके बिजली आ रही थी, अब कैसे खराब हो गए? सारे वो मसले हैं। देखिए मेरी बात सुनिए बसर साहब प्लीज एक मिनट। हमें टाइम लगेगा, हमने झूठे वादे नहीं किए कि हम खुदकुशी कर लेंगे और अभी तक जो है वो नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, लेकिन हम इस बिगाड़ को जरूर सुधारेंगे। और हमें अभी तो महीना भी नहीं हुआ, लेकिन इनके जो गंद है उसको साफ करने में जरूर टाइम लगेगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमतें नीचे ले आएंगे, दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। इमरान खान ने बड़ा जुल्म कर दिया पाकिस्तान पे, करो ना भाई। आप लोगों ने जो खजाने में डकैती की है, जो इस मुल्क की जो एक्सटर्नल जो इसको कर्जों में आपने जो है डुबा दिया है, उसको हमें बेहतर करने में टाइम लगेगा। और हमने इस अवाम में 22 बिलियन डॉलर के, चलें क्या बात करते हैं खजाने में? जी बसरा साहब बताएं, एक तो वो बैरमन तंगी साहब का चैलेंज, और जब बताएं क्या कह रहे हैं आप क्विकली। मैं ज़मीर हैदर साहब बहुत क्लियर हूं। एक साजिश के ताबे यहां पे मुदाखलत की गई, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, गैर आईनी रूलिंग है उनकी, उसके ताबे हमारी हुकूमत को भेजा गया। इसके बावजूद हमने तस्लीम किया। हम इनको चैलेंज देते हैं कि आए, घोड़ा भी इधर है, मैदान भी इधर है। सब भानुमती का कुंबा इकट्ठा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है। आए हमारा मुकाबला करें, आए अवाम में। 20 सेकंड जी बैरमन तंगी साहब। ज़मीर हैदर साहब 1 to 1 हम दोनों आएंगे आपके चैनल पे और ये साबित करेंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, मैं इसको साबित करूंगा क्या इन्हीं तरीके से इसको निकाला है, और अगर ये समझते हैं कि या इन्हीं तरीके से निकाला है तो ये साबित करेंगे, मैं साबित करूंगा। डालना चाह रहे हैं लेकिन माजरत से मेरा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों, शौकत बसरा साहब, सेनेटर बैरमन तंगी और राना एहसान अफजल साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।